राइट। चैप्टर 1 यूनिट 5। आप लोग हेडिंग लिख लेना बेटा। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ चैप्टर। चैप्टर 1 यूनिट 5। राइट। अब ये हम लोग आज खत्म करेंगे बेटा। छोटा सा ये थ्री पेजेस का है। कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। हाँ, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है बेटा, जो कॉन्टिंजेंट एसेट और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की बात करता है। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज कॉन्टिंजेंट एसेट और व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। राइट। आप लोगों ने फाइनल अकाउंट के टाइम पर बेटा कभी कभार एक आधा क्वेश्चन में आपने ऐसा एडजस्टमेंट देखा होगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नाम का। ठीक है, और आई होप कि आपको इसका ट्रीटमेंट पता होगा। अगर आपको फाइनल अकाउंट में ये आया था कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, हाँ, तो मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज कॉन्टिंजेंट एसेट एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, और उसका फिर हम लोग डिटेल में देखेंगे आपके मॉड्यूल में से। हाँ, तो आप लोग ये कॉपी कर लो बेटा मेरे साथ साथ। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट। राइट। मैं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट बता रहा हूं बेटा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हाँ, पर डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो हम लोग सब देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ शॉर्ट में। पूरे पूरे चैप्टर में आपको उसका ट्रीटमेंट ध्यान में रखना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। राइट। तो अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं व्हाट इज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। राइट, तो बेटा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो पास्ट इवेंट के वजह से वो लाइबिलिटी अराइज होती है, लेकिन वो लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। लाइबिलिटी हो रही है ड्यू टू पास्ट इवेंट, लेकिन वो लाइबिलिटी का पेमेंट हमको करना होगा कि नहीं करना होगा ये डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। राइट, और वो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, मान लो कि हमारी कंपनी पर किसी पर्सन ने कोर्ट केस किया। राइट, और वो पर्सन बोल रहा है कि हमने उसको 5 लाख रुपए देने हैं, यानी हमारी कंपनी ने उसको 5 लाख रुपए देना है, ऐसा वो क्लेम कर रहा है। वो पर्सन क्लेम कर रहा है, उसने कोर्ट में केस कर दिया बेटा। अब ये लाइबिलिटी हमारे लिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, इट्स अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। मेरे लिए ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। क्यों कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बेटा? क्योंकि इसका डिसीजन कोर्ट में चल रहा है, अभी कोर्ट में केस चल रहा है बेटा। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, हाँ, अब कोर्ट का डिसीजन आप समझो बेटा अनसर्टन है। अनसर्टन मतलब मेरे फेवर में हो सकता है या मेरे अगेंस्ट में हो सकता है। अगर कोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में हो रहा है, कंपनी के फेवर में हो रहा है, तो वो 5 लाख रुपए नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट में कोर्ट केस जा रहा है, कोर्ट का वर्डिक्ट हमारे अगेंस्ट में गया, तो हमको फिर वो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी हमको वो 5 लाख रुपए देना है या नहीं देना है वो फ्यूचर में डिपेंड कर रहा है, और वो फ्यूचर में भी अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। अनसर्टन इवेंट क्या है बेटा? कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो हमारे फेवर में भी आ सकता है, अगेंस्ट में भी आ सकता है, ये अनसर्टन है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा बेटा, ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है ना। तो जब भी कोई भी हम पे कोर्ट केस करता है ना, इसको हम कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मानते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। राइट, मैं आपको पहले एग्जांपल लिखाता हूं, आप लोग एग्जांपल लिख लो। कोर्ट केस। राइट, अब वही कोर्ट केस का एग्जांपल कॉन्टिंजेंट एसेट का भी हो सकता है। हाँ, अब कॉन्टिंजेंट एसेट क्या है बेटा? सेम एग्जांपल में जो पर्सन ने हम पे कोर्ट केस किया था, वो पर्सन के लिए ये कॉन्टिंजेंट एसेट बन जाता है।
क्यों? क्योंकि अगर वो कोर्ट केस जीतेगा बेटा तो उसको 5 लाख मिलेंगे, अगर वो कोर्ट केस हारेगा, राइट, अगर वो कोर्ट केस हार जाता है तो उसको 5 लाख नहीं मिलेंगे। तो सिंपल है बेटा, कॉन्टीजेंट एसेट मतलब कहीं से पैसा आएगा, पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा ये फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करता है, और वो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। तो सिंपल है बेटा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब हमको पैसा देना पड़ेगा, कॉन्टीजेंट एसेट मतलब हमको पैसा आएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में कोर्ट केस एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बेटा, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड, राइट। बिल डिस्काउंटेड इज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, बिल डिस्काउंटेड बोल सकते हैं बेटा, और बिल एंडोर्स्ड, राइट। अभी आपका क्लास में ये टॉपिक चल रहा है ना, तो आपको ये और बेटर समझ में आएगा बेटा। देखो समझना, बिल डिस्काउंटेड क्या होता है। मान लो मैं ड्रॉवर हूं और मैंने एक बिल ड्रॉ किया है, राइट। जिस पे ड्रॉ किया, ड्रॉवी पे उसने एक्सेप्ट कर लिया है बेटा, और वो बिल मान लो 1 लाख रुपए का है। अब मेरे पास ड्रॉवी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, मैंने क्या किया बेटा, वो बिल बैंक को बेच दिया, वो बिल बैंक को बेच दिया, राइट। बिल बैंक को बेच देना, इसको डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। तो जो 1 लाख रुपए का बिल था बेटा, वो मैंने बैंक को बेच दिया और बैंक से 1 लाख रुपए ले लिए, राइट। अब क्या होगा बेटा, ड्यू डेट पे, ड्यू डेट पे क्या होगा, बैंक ड्रॉवी के पास जाएगा, ड्यू डेट पे बिल अभी बैंक के पास है ना, तो ड्यू डेट पे बैंक ड्रॉवी के पास जाएगा पैसा कलेक्ट करने के लिए। मान लो, मान लो कि ड्रॉवी ने पैसा नहीं दिया, बैंक को ड्रॉवी ने 1 लाख रुपए नहीं दिए, राइट। तो बेटा बैंक वो पैसा हमसे रिकवर करेगा, ड्रॉवर से रिकवर करेगा। तो मैं ड्रॉवर हूं बेटा, मैं ड्रॉवर हूं, राइट, मैंने बिल डिस्काउंट कर दिया। तो अगर बैंक को मेरे ड्रॉवी से पैसा मिल जाएगा तो मुझे बैंक को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मेरे ड्रॉवी ने बैंक को पैसा नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया, तो बैंक वो पैसा मुझसे रिकवर करना करेगा बेटा। समझो, मेरे लिए वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि मुझे वो पैसा बैंक को शायद देना पड़ेगा। अब देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड करेगा। ये फ्यूचर अनसर्टन इवेंट हमारे लिए यहाँ पे क्या है बेटा, ड्रॉवी का पैसा देना या नहीं देना, ये फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है और ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का, देखो क्या दिया है, अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बेटा लायबिलिटी, राइट। अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल का मतलब चांसेस है कि देना पड़ेगा, सर्टन लायबिलिटी नहीं है, सर्टन का मतलब देना ही पड़ेगा। क्रेडिटर सर्टन लायबिलिटी है, बैंक लोन सर्टन लायबिलिटी है, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर्टन लायबिलिटी है। पॉसिबल का मतलब कि शायद देना पड़ेगा, शायद नहीं देना पड़ेगा, चांसेस है देना पड़ेगा, राइट। अराइजिंग, अराइजिंग मतलब लायबिलिटी अराइज हो रही है फ्रॉम पास्ट इवेंट। कोर्ट केस वाले केस में, जो मैंने कोर्ट केस का एग्जांपल दिया बेटा, वो पर्सन ने हम पे कोर्ट केस किया, तो ये पास्ट इवेंट है, ये इवेंट है, ये इवेंट है कोर्ट केस करना, ठीक है। मैंने बिल डिस्काउंट किया, ये इवेंट है। हाँ, मेरी लायबिलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने बिल डिस्काउंट किया, इसलिए मेरी लायबिलिटी आ सकती है, राइट। एंड मे अराइज मतलब ये लायबिलिटी आ सकती है, कब आ सकती है, फ्यूचर में आ सकती है। डिपेंडिंग मतलब लायबिलिटी कब आएगी, डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। यानी मेरी लायबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी बेटा, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। अब कोर्ट केस का एग्जांपल लेके अगर मैं ये बताऊं, तो कोर्ट केस का एग्जांपल मेरे लिए पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। क्यों?
क्योंकि शायद मुझे देना पड़ेगा, शायद नहीं देना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे पास्ट इवेंट क्या है बेटा, उसने हम पे कोर्ट केस किया है, ये पास्ट इवेंट है, ये लाइबिलिटी फ्यूचर में आएगी, राइट। और मुझे पैसा देना पड़ेगा उसको या नहीं देना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। और फ्यूचर अनसर्टन इवेंट क्या है बेटा, कोर्ट का डिसीजन, राइट। ये अनसर्टन है क्योंकि हमारे फेवर में भी आ सकता है, हमारे अगेंस्ट में भी आ सकता है, राइट। हाँ, तीसरा एग्जाम्पल बेटा, तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, गारंटी गिवन, गारंटी गिवन, राइट। अब समझो बेटा कि मान लो मैंने, सिराज ने, राइट, मिस्टर एक्स मेरा फ्रेंड है, मैंने मिस्टर एक्स को बैंक से लोन चाहिए था, तो मैंने बैंक को गारंटी दिया क्या, कि भाई आप मिस्टर एक्स को लोन दो, इन केस मिस्टर एक्स अगर लोन का रिपेमेंट नहीं करेगा तो मैं सिराज लोन का रिपेमेंट कर दूंगा। मतलब मैंने बैंक की गारंटी ली है बेटा, मिस्टर एक्स के लिए मैंने बैंक को गारंटी दी है। अब ये मेरे लिए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कैसे है, राइट। तो सबसे पहले समझो बेटा कि मेरी लाइबिलिटी अराइज कब हुई, अगर मेरा फ्रेंड मिस्टर एक्स बैंक के लोन का पैसा नहीं देता है। अब वो पैसा देगा बैंक को कि नहीं देगा, ये फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है। अगर वो बैंक को पैसा दे देता है तो मुझे देना नहीं पड़ेगा, बैंक को नहीं देता है बेटा तो मुझे पैसा बैंक को देना पड़ेगा। मतलब मेरी लाइबिलिटी, देखो अगर गारंटी के हिसाब से देखो तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन यानी लाइबिलिटी, मेरे लिए लाइबिलिटी पॉसिबल है शायद मुझे देना पड़ेगा, राइट। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट क्या है, मैंने गारंटी दिया, गारंटी देना ये पास्ट इवेंट है। और ये लाइबिलिटी आ सकती है, अराइज मतलब आ सकती है, कब आ सकती है, फ्यूचर में। लेकिन वो आने का किस पे डिपेंड करेगा बेटा, लाइबिलिटी आना किस पे डिपेंड करेगा, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टन फ्यूचर इवेंट यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स बैंक को लोन का रिपेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए बेटा, आपको तीनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब मैं इसका आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। ट्रीटमेंट यानी अकाउंट्स में, ट्रीटमेंट यानी अकाउंट्स में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट recognized, आपको लिखना है बेटा मेरे साथ, ट्रीटमेंट क्या है इसका, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, राइट। अब रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का मतलब समझना बेटा, रिकॉग्नाइज करना यानी क्या, रिकॉग्नाइज्ड करना मतलब जर्नल एंट्री पास करना, रिकॉर्ड करना भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपने अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज्ड वर्ड सुना तो आपने समझ जाना कि जर्नल एंट्री की बात हो रही है, राइट। तो मैंने क्या बताया बेटा, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, ट्रीटमेंट क्या है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज मतलब इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते बेटा। बट बट इट इज डिस्क्लोज्ड एज फुट नोट, बट इट इज डिस्क्लोज्ड एज फुट नोट। इसको हम सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, इसको बेटा हम लोग सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज करना यानी एक नोट लिखना, फुटनोट, फुटनोट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट खत्म होने के बाद, बैलेंस शीट का टोटल होने के बाद एक नोट लिखना। क्या नोट लिखना, कि फलाने पर्सन ने हमारे पे कोर्ट केस किया हुआ है और हो सकता है कि हमको ये पैसा देना पड़ेगा फ्यूचर में, खत्म। ऐसा नोट लिखना और छोड़ देना।
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का ये ट्रीटमेंट है, राइट। तो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और डिस्क्लोज करेंगे बैलेंस शीट के टोटल के बाद एज अ फुट नोट, राइट। कॉन्टिंजेंट एसेट का ट्रीटमेंट क्या है, राइट। अब कॉन्टिंजेंट एसेट, ये सारे ही केसेस में बेटा, सारे ही केसेस में किसी को फायदा होने वाला है, किसी को बेनिफिट होने वाला है, राइट, लेकिन फ्यूचर में होने वाला है। अब वो बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पे। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं बेटा, देखो क्या दिया हुआ है कॉन्टिजेंट एसेट का। अब पॉसिबल एसेट, एसेट का मतलब पैसा आएगा, रिसीवेबल, राइट, लेकिन पॉसिबल बोला है, मतलब सर्टन नहीं है आएगा ही, ऐसा नहीं। डेप्टर क्या है, सर्टन एसेट है, पैसा आएगा, श्योर आएगा, राइट। लेकिन ये क्या है बेटा, पॉसिबल, पॉसिबल है, मतलब चांसेस है कि पैसा आएगा। अब ये एसेट अराइज होगा फ्रॉम पास्ट इवेंट, देखो बाकी डेफिनेशन सेम है बेटा, अराइज होगा फ्रॉम पास्ट इवेंट, है ना, एंड देयर एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे पास्ट इवेंट क्या है, हमने कोर्ट केस किया, मैंने किसी पे कोर्ट केस किया और मैं बोल रहा हूं कि आपने मुझे 5 लाख रुपए देना है, तो जो कोर्ट केस कर रहा है, कोर्ट केस करना, ये पास्ट इवेंट हो गया। एंड देयर एग्जिस्टेंस, मतलब असेट का एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड, कंफर्म मतलब पैसा आएगा ही। ये कब डिसाइड होगा, किस पर डिपेंड करेगा, ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। मतलब सिंपल है बेटा, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करेगा फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। अगेन अनसर्टन इवेंट मतलब कोर्ट का डिसीजन, राइट। तो कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट एसेट का ट्रीटमेंट क्या है बेटा, अकाउंट्स में इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, राइट। तो लिखना बेटा, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसकी जर्नल एंट्री नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इट इज ऑल्सो नॉट डिस्क्लोज्ड एज फुटनोट। मतलब बेटा कंटिंजेंट एसेट को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, राइट, और डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। मतलब हमारे यूजर्स को ये पता भी नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कोई एसेट है हमारे पास। डिस्क्लोज करेंगे तो उनको उनको मालूम पड़ेगा ना बेटा, हमारे यूजर्स, एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स, याद करो, है ना, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए ऐसा कोई एसेट है हमारे पास, क्योंकि ऐसा कोई एसेट है ही नहीं। शायद आएगा पर वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है बेटा, राइट। तो फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनो, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करना लेकिन सिर्फ डिस्क्लोज करना, एसेट रिकॉग्नाइज भी नहीं करना, डिस्क्लोज भी नहीं करना, राइट। चल आ जाओ, देखो क्या दिया है, अभी मैंने जो समझाया ना वही सब बेटा। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट इज कॉन्टिंजेंट एसेट, राइट। देखो अ कॉन्टिंजेंट एसेट मे बी डिफाइंड एज पॉसिबल एसेट, मतलब पैसा आने के चांसेस है, दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, राइट, एंड हुज एग्जिस्टेंस, सेम देखो अभी जो पढ़ा हमने वही है बेटा, हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस, अकरेंस यानी होना, और नॉन अकरेंस यानी नहीं होना, ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, राइट। कोर्ट केस वाले एग्जाम्पल में, कोर्ट केस वाले एग्जाम्पल में अकरेंस का मतलब डिसीजन हमारे फेवर में आया, नॉन अकरेंस मतलब डिसीजन हमारे अगेंस्ट में आया, राइट। नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, राइट। मतलब ये जो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है ना, मतलब कोर्ट का डिसीजन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब आप चाहो तो कोर्ट केस जीत लो, ऐसा आपके हाथ में नहीं है ना बेटा, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है।
It usually arises from unplanned or unexpected event that give rise to the possibility of the inflow of economic benefit. Economic benefit मतलब कैश आने आएगा to the business entity, right? For example, a claim, है ना, claim that an enterprise is pursuing वही कोर्ट केस का एग्जाम्पल थ्रू लीगल प्रोसेस, मतलब हमने कोर्ट केस कर दिया, राइट? मिस्टर एक्स, राइट, उसने सूट फाइल किया ऑन मिस्टर वाई, राइट? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पे सूट फाइल कर दिया, कोर्ट केस कर दिया, और मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए देना है आपने, और वाई बोल रहा है नहीं मैंने नहीं देना है। अब कोर्ट में केस गया, राइट? तो अगर मिस्टर एक्स कोर्ट केस जीत जाता है तो उसको वो 5 लाख मिलेंगे, राइट? आगे, एज पर द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, याद करो बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में देखा था कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का और एक नाम है प्रूडेंस, राइट? एज वेल एज द प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा AS 29। एन एंटरप्राइज शुड नॉट, मैंने बताया अभी, एंटरप्राइज मतलब कोई भी बिजनेस, सोल प्रोपराइटर पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, शुड नॉट रिकॉग्नाइज, राइट, अ कॉन्टिंजेंट एसेट, रिकॉग्नाइज नहीं करना, जर्नल एंट्री पास नहीं करना। दीज एसेट्स आर अनसर्टन, मतलब आने के चांसेस है भी और नहीं भी है, एंड मे अराइज फ्रॉम अ क्लेम विच एन एंटरप्राइज परस्यू थ्रू अ लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट के थ्रू। देयर इज अनसर्टेनिटी इन रियलाइजेशन ऑफ क्लेम, पैसा आना अनसर्टन है। इट इज पॉसिबल दैट रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्टिंजेंट एसेट may result in recognition of income that may never be realized। अब समझो बेटा, मान लो इन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, राइट, मिस्टर एक्स के बुक्स में अगर वो कॉन्टिंजेंट एसेट की एंट्री पास करता है तो एंट्री कैसी होगी? एंट्री कैसी होगी बेटा? रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5 लाख। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ये एंट्री उसको पास करनी पड़ेगी। अगर कॉन्टिंजेंट एसेट की एंट्री अगर वो पास करता है तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, राइट? ये एंट्री में हो क्या रहा है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा 5 लाख। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा कि ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा, वो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट? शायद नहीं आएगा बेटा, शायद नहीं आएगा, नहीं आने के चांसेस ज्यादा है, आने के चांसेस कम है, नहीं आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लेते हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड 5 लाख बता रहे हो, यानी आपका नेट प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ेगा, उस पर आप टैक्स भी पे कर दोगे बेटा, डिविडेंड भी पे कर दोगे, और बाद में मालूम पड़ रहा है कि हम तो कोर्ट केस हार गए, हमको तो ये पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इमेजिन करो कि पैसे मिलने वाले नहीं हैं और उस पर पहले ही मैंने टैक्स भर दिया है और डिविडेंड भी दे दिया है बेटा। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तो यही बोलता था ना कि फ्यूचर में होने वाली इनकम को आप रिकॉर्ड मत करो। तो ये फ्यूचर में होने वाली इनकम है ना बेटा, इसको हमको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, राइट? आगे देखना बेटा, यहां से पढ़ना। however however when the realization of income is virtually certain, क्या बोला है देखो, however when the realization of income is virtually certain, then the related asset no longer remains a contingent asset, राइट? ये क्या बोल रहा है बेटा कि अगर मान लो कि कोर्ट केस बहुत टाइम से चल रहा है और आप वर्चुअली सर्टन हो, वर्चुअली सर्टन का मतलब क्या होता है बेटा? 100% श्योर। वर्चुअली सर्टन यानी ऑलमोस्ट
100% श्योर है कि हम कोर्ट केस जीतने वाले हैं, मिस्टर एक्स कोर्ट केस जीतने वाला है, वो 100% श्योर है, राइट? तो फिर वो कॉन्टीजेंट एसेट रहा ही नहीं। अगर कॉन्टीजेंट एसेट नहीं रहा बेटा, तो आप एंट्री पास कर सकते हो, तो आप एंट्री पास कर सकते हो, राइट? आगे, अ कॉन्टीजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज। आपके पास हाईलाइटर है बेटा, इसको हाईलाइट करना, नीड नॉट बी डिस्क्लोज। यहां पे क्या बोला था? शुड नॉट बी, शुड नॉट रिकॉग्नाइज। हाँ, तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे, डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, ये मैंने आपको लिखा कर दिया हुआ है, राइट? एंड कॉन्टीजेंट एसेट नीड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ कॉन्टीजेंट एसेट is usually disclosed in the report of the approving authority, right? बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना कंपनी वाले केस में, वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं, राइट? उस रिपोर्ट में आप डिस्क्लोज कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हैं, राइट? मैंने क्या बोला? इट इज ऑल्सो नॉट डिस्क्लोज एज फुटनोट। इसमें आप ये लिख लो, इन फाइनल अकाउंट, यानी हमको फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करना है, राइट? लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रिपोर्ट बनाते हैं ना बेटा, उसमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है? देखो, अ कॉन्टीजेंट एसेट इज यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूविंग अथॉरिटी कहा जाता है। इफ एन इनफ्लो, यहां से पढ़ना बेटा, इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कैश, इनफ्लो मतलब आना, कैश आना। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, राइट? प्रोबेबल मतलब आने के चांसेस है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में बताओ। Contingent assets are assessed continually, and if it has become virtually certain that an inflow of economic benefit will arise, the asset and the related income are recognized in the financial statement of the period in which the change occur. क्या बोल रहा है बेटा, समझो क्या बोल रहा है। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, मिस्टर एक्स ने कोर्ट केस किया हुआ है, राइट? बहुत टाइम से कोर्ट केस चल रहा है, ये कॉन्टिजेंट एसेट है मेरे लिए, इसको मैं रिकॉग्नाइज भी नहीं करूंगा, डिस्क्लोज भी नहीं करूंगा फाइनल अकाउंट में, है ना? लेकिन AS29 ये बोलता है बेटा कि अगर आपको लग रहा है कि ये एसेट, कॉन्टिजेंट एसेट, अब हम जीतने वाले हैं, हमको ये पैसा आ जाएगा, आने का वर्चुअली सर्टन है हम लोग, है ना? हमको असेस करना है, सारे कॉन्टिजेंट एसेट्स को हमको असेस करना है। असेस करना मतलब उसको इवेलुएट करना, चेक करना कि क्या हुआ कोर्ट केस का, हम जीत रहे कि हार रहे, राइट? और आपको लगता है कि हाँ हम कोर्ट केस जीतने ही वाले हैं, तब आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लो, चलेगा। लेकिन कब एंट्री करना है बेटा? जब आप वर्चुअली सर्टन हो तब। आपको डाउट है तो मत करो, इफ यू आर वर्चुअली सर्टन आप एंट्री पास कर सकते हो, ठीक है? तो ये था बेटा हमारा कॉन्टिजेंट एसेट। अब नेक्स्ट देखो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या है, राइट? यहाँ पे हमको पैसा देना होता है। अब यहाँ मिस्टर वाई समझो हम लोग, आप समझो हम लोग मिस्टर वाई है, राइट? मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई पे कोर्ट केस किया ना। अब मिस्टर वाई के एंगल से देखो, अगर मिस्टर वाई कोर्ट केस हार जाता है तो उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, राइट? और कोर्ट केस जीत जाता है तो नहीं देने पड़ेंगे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, हाँ अब देखो, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दो हो सकती है, ए और बी। हाँ, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दो टाइप की हो सकती है बेटा, ए और बी। द टर्म कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज, ए देखना, अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, है ना? एसेट में क्या बोला था?
पॉसिबल एसेट, राइट। देखो पॉसिबल एसेट, यहाँ पे क्या बोला, पॉसिबल लाइबिलिटी, ठीक है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी। अ पॉसिबल लाइबिलिटी दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट किसी ने हम पे कोर्ट केस किया, ये पास्ट इवेंट है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच, लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस मतलब लाइबिलिटी है भी के नहीं है, ये कंफर्म कब होगा, कंफर्म होना किस पे डिपेंड करता है, ओनली बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस of one or more uncertain future event, uncertain future event, right। तो मैं आपको एक एक वर्ड लिखा रहा हूं, आप लोग वर्ड लिखो। ऑब्लिगेशन मतलब बेटा लाइबिलिटी लिखो। पॉसिबल मतलब चांसेस है, पॉसिबल बोलते हैं ना हम लोग, हो सकता है ना, चांसेस है, लाइबिलिटी होने के चांसेस है, राइट। अराइज मतलब होना या आना, लाइबिलिटी अराइज होना, लाइबिलिटी होना या लाइबिलिटी आना। पास्ट इवेंट क्या है, हम पर, हम पर सूट फाइल किया गया, हम पर किसी ने सूट फाइल किया, ये पास्ट इवेंट है। क्योंकि लाइबिलिटी तभी आएगी बेटा जब पास्ट इवेंट होगा। पास्ट इवेंट क्या है, किसी ने हम पे सूट फाइल किया, केस फाइल किया। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ विच मतलब लाइबिलिटी है भी के नहीं, विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस, राइट, of one or more uncertain future event। कोर्ट, कोर्ट का वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन क्या है, अनसर्टन है बेटा। क्यों अनसर्टन है, हमको पता नहीं है ना कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, राइट, ये हमको पता नहीं है। नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, और आप केस जीतोगे या हारोगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट। ये ए है बेटा, ये ए है। हाँ, डी, डी क्या बोल रहा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। डी क्या बोल रहा है बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी आज है, लाइबिलिटी आज है। हाँ, पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी हो सकती है। पॉसिबल ऑब्लिगेशन यानी बेटा लाइबिलिटी हो सकती है, फ्यूचर में लाइबिलिटी हो सकती है, फ्यूचर में, राइट। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज की लाइबिलिटी है, देना पड़ेगा, आज की लाइबिलिटी है। हाँ, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइज, ये भी पास्ट इवेंट से आ रहा है बेटा, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज, आज की लाइबिलिटी है फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, राइट। बिकॉज, अब रीजन समझो बेटा, देखो पहले क्या बोला है, देखो ये ए वाला समझना बहुत इजी है बेटा, ए वाला समझना बहुत इजी है क्योंकि ये लाइबिलिटी फ्यूचर में आ सकती है। आज तो लाइबिलिटी है ही नहीं मेरी, फ्यूचर में आ सकती है बेटा, फ्यूचर में आ सकती है मतलब कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है ना, कॉन्टिंजेंट आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। लेकिन बी वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, बी वाला क्या बोल रहा है बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मतलब आपकी लाइबिलिटी आज है, फ्यूचर में हो सकती है ऐसा नहीं, आपकी लाइबिलिटी आज है, राइट, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, लेकिन फिर भी इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आज लाइबिलिटी है बेटा फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज पॉइंट नंबर 1 देखना, इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स embodying इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कैश will be required to settle the obligation, to settle the obligation, right। क्या बोल रहा है बेटा, पॉइंट नंबर 1 समझो, पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है, इट इज नॉट प्रोबेबल
that an outflow of resource embodying economic benefit will be required to settle the obligation. right? पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा, हम इसको रिकॉर्ड इसके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको कैश देना ही नहीं पड़ेगा. नॉट प्रोबेबल, नॉट प्रोबेबल मतलब हमको कैश देना ही नहीं पड़ेगा. मान लो मैं कोर्ट केस हार गया, जो हमने 5 लाख का कोर्ट केस का एग्जाम्पल लिया बेटा, मान लो हम कोर्ट केस हार गए, राइट? कोर्ट केस हार गए, कोर्ट केस हार गए मतलब अब मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, है ना? 5 लाख देने पड़ेंगे. ये मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया. 5 लाख आज देने पड़ेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया. अब क्या हुआ बेटा, जैसा हम लोग कोर्ट के बाहर निकले तो मिस्टर एक्स ने, जिसने हम पे कोर्ट केस किया था, वो बोल रहा है कि जाओ मैं तुमको माफ करता हूं. मैं सिर्फ कोर्ट केस जीतने के लिए मैंने ये केस किया था. अभी राइट? तो क्या हुआ बेटा, हम कोर्ट केस हार गए, है ना? हार गए मतलब हमको आज 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया. लेकिन हम लोग वो लाइबिलिटी को फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना? क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे? क्योंकि हो सकता है कि कोर्ट केस हारने के बाद भी हमको वो पैसा नहीं देना पड़ेगा. इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ कैश विल बी रिक्वायर्ड. मतलब पैसा देना नहीं पड़ेगा, खाली वो बोल रहा है तुम माफी मांग लो. मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है हमको, अब माफी मांग लो, चलेगा, पैसे मत दो. राइट? तो माफी मांगने से हमारा काम हो जा रहा है, पैसे देना नहीं पड़ेगा. जब पैसे देना ही नहीं है तो रिकॉर्ड क्या करेंगे आप? किसी को कैश देना होता है बेटा तो हम एंट्री पास करते हैं ना, या तो किसी को कैश देना ही नहीं है, राइट? तो एंट्री क्या पास करेंगे आप? और बोला है बेटा दूसरी कंडीशन. हाँ, और क्या बोला है? अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड. राइट? अब सेकेंड कंडीशन ये है बेटा कि अमाउंट देना पड़ सकता है. कोर्ट केस हार गए, देना पड़ सकता है, लेकिन कितना देना है उसका एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं है. कितना देना पड़ेगा बेटा उसका एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं है. आप सिंपल सी बात समझो, मान लो कि अगर मैं एंट्री पास कर लेता हूं तो मेरी एंट्री कैसी बनेगी? पहली बात, मुझे एंट्री पास करना अलाउड नहीं है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की. लेकिन मान लो कि मैंने कर दिया, गलती से कर दिया, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा बेटा? क्या एंट्री पास करूंगा? मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है 5 लाख का. राइट? पेमेंट करना पड़ेगा, है ना? अभी पे नहीं कर रहे, पेमेंट करना पड़ेगा, तो मेरा लॉस हो रहा है 5 लाख का. 2, पेबल. पेबल मतलब लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं बेटा हम लोग, लॉस डेबिट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, और ये पैसा देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग 5 लाख की. हाँ, अब आप समझो बेटा, मुझे अगर ये एंट्री पास करना है तो ये अमाउंट तो होना चाहिए ना. बिना अमाउंट के एंट्री कैसी पास करूंगा मैं? राइट? तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना बेटा, पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि आज की लाइबिलिटी है, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा. क्यों रिकॉर्ड नहीं करूंगा? कि मुझे कैश देना ही नहीं पड़ने वाला है, कैश देना नहीं पड़ेगा. सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? कैश देना पड़ेगा, पर आप कितना कैश दोगे उसका एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं है. पढ़ो क्या दिया है, अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लाइबिलिटी, कैन नॉट बी मेड. बिना अमाउंट के एंट्री कैसे पास करेंगे? प्रॉब्लम ये है बेटा यहाँ पे. हाँ, इसीलिए हम इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे. समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर 2 टाइप के कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, आपको याद रखना है. पहला पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब फ्यूचर में देना पड़ेगा. ये तो कोर्ट केस वाला केस आप लोग याद रखना, ठीक है? और दूसरा क्या है बेटा, आज लायबिलिटी है, आज की लायबिलिटी है, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा. क्यों रिकॉर्ड नहीं करूंगा? तो हो सकता है कि वो अमाउंट मुझे कैश में देना ही ना पड़े. दूसरा ये हो सकता है कि अमाउंट देना पड़े, लेकिन कितना देना पड़ेगा मुझे पता ही नहीं है, वो एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं है. राइट? तो ये हो सकता है बेटा. आगे, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. देखो फिर रिपीट कर रहे हैं, हमने पढ़ा है बेटा, फिर रिपीटेशन ही है, नया कुछ भी नहीं है. हाँ, अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट. पूरे चैप्टर में ये तीसरी बार रिपीट हुआ है. राइट? पार्ट ए ऑफ द डेफिनेशन,
मतलब इसकी बात कर रहा है बेटा, ए वाले की बात कर रहा है। हाँ, अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मे ऑल्सो बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, मतलब बी वाले की बात कर रहा है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज की लाइबिलिटी है, दैट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, राइट, पार्ट बी ऑफ डेफिनेशन, रिपीट किया हुआ है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। एन एंटरप्राइज should not recognize a contingent liability, ये ऑलरेडी मैंने आपको लिखा कर दिया है बेटा, ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये मैंने आपको पहले ही लिखा कर दिया है। एन एंटरप्राइज शुड नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, है ना, एंट्री पास करायचा नाही इन बैलेंस शीट बिकॉज however it is required to be disclosed, मैंने बताया बेटा आपको स्टार्टिंग में, आप लोग पढ़ो, रिकॉग्नाइज नहीं करना लेकिन डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द, कहां डिस्क्लोज करना है बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, अनलेस, अनलेस क्या बोल रहा है, अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ अ रिसोर्स एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमोट। हाँ, रिमोट का मतलब होता है बेटा बहुत कम चांस है, रिमोट का मतलब, रिमोट का मतलब आप लिखो वेरी लेस चांस, राइट। अब समझो बेटा वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आप इसको रिकॉग्नाइज तो करना ही मत, डिस्क्लोज करना बैलेंस शीट के बाद फुटनोट डालकर, है ना, और आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हो ना तो मत करो, लेकिन डिस्क्लोज कब नहीं कर सकते हम लोग, कि जब पेमेंट करने का चांसेस बहुत कम है, मतलब 0% या 1% चांसेस है कि मुझे पैसा देना पड़ेगा, इतना कम प्रोबेबिलिटी है पैसा देने का, तो रिकॉर्ड ही मत करो, राइट, मतलब डिस्क्लोज मत करो। आगे, दीज लाइबिलिटी हाँ आर असेस्ड कंटिन्यूअली, देखो असेट में भी बोला था हमको कि इसको कंटिन्यूअली आप असेस करो, राइट, यहां देखना, देखो यहां दिया है कॉन्टीजेंट असेट्स आर असेस्ड कंटिन्यूअली, मतलब जो कॉन्टीजेंट असेट्स है उसको एवरी ईयर आप चेक करो, रिव्यू करो, राइट, कि वो असेट वर्चुअली सर्टन तो नहीं है, मतलब पैसा आना वर्चुअली सर्टन तो नहीं है, अगर पैसा आना वर्चुअली 100% सर्टन है तो आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो, एंट्री पास कर सकते हो। यहां पर भी वही बोला है बेटा, देखो these liabilities are assessed continually to determine whether an outflow of resource embodying economic benefit, मतलब कैश देना पड़ेगा, has become probable, मतलब कैश देना पड़ेगा, ये अगर पॉसिबल हो गया है, प्रोबेबल हो गया है, if it becomes probable that an outflow of future economic benefit will be required for an item previously dealt with as a contingent liability, a provision is required in financial statement of the period in which the change in probability occurs, except the extremely rare circumstances where no reliable estimates can be made, right। तो सिंपल है बेटा, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है पर मैं समझा रहा हूं सिंपल तरीके से, आप याद रखना कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को डिस्क्लोज, रिकॉर्ड भी नहीं करना है, डिस्क्लोज भी नहीं करना है, फिर बोल रहा है कि डिस्क्लोज रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, डिस्क्लोज करना है, राइट, लेकिन डिस्क्लोज भी आप मत करो अगर देने का चांसेस रिमोट है, पैसा जाने का चांसेस बहुत कम है तो आप डिस्क्लोज भी मत करो, ये एक पॉइंट। दूसरा, फिर क्या बोला है कि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हमको कंटिन्यूअली असेस करना है, देखते रहना है, रिव्यू करना है, असेस करना है, राइट, कि कहीं कहीं वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी एक्चुअल लाइबिलिटी तो नहीं बन गई हमारी, राइट, मतलब हमारा कोर्ट केस हारना तय है, अगर ऐसा हमको लगता है, कोर्ट केस हारना अगर तय है ऐसा हमको लगता है, राइट, तो फिर आप उसको प्रोविजन मान लो और उसकी एंट्री पास कर लो, प्रोविजन मानकर उसकी एंट्री पास कर लो, फिर अब वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं रहेगी बेटा, वो प्रोविजन बन जाएगी, राइट, और प्रोविजन बन जाएगी तो प्रोविजन की एंट्री पास कर लेना, क्या एंट्री पास करेंगे, ये वाले एंट्री पास करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू
पेएबल। ये पेएबल जो है ना, ये प्रोविजन क्रिएट किया है बेटा हमने। तो पेएबल है, ये प्रोविजन क्रिएट किया है। ये एंट्री पास करना, लेकिन ये एंट्री हमने कब पास करना है? जब हमको लगता है कि अब हम कोर्ट केस हारने ही वाले हैं, 100% देना ही पड़ेगा पैसा, तो आप एंट्री पास कर लो। ठीक है, आपको जो भी डाउट है बेटा आप लिख के रखो, मैं डाउट सारे क्लियर करूंगा। आगे, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिंजेंट एसेट एंड लाइबिलिटी बोला हुआ है ना। लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होती है? जो एक्चुअल लाइबिलिटी है, जो एक्चुअल लाइबिलिटी है बेटा। जैसा क्रेडिटर मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी है, लोन मेरा एक्चुअल लाइबिलिटी है। तो हमको बताना है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और एक्चुअल लाइबिलिटी में डिफरेंस क्या है। हाँ, तो देखो, द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लाइबिलिटी एंड अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज जनरली बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अ लाइबिलिटी इज डिफाइंड, हाँ ये लाइबिलिटी की बात हो रही है बेटा। अ लाइबिलिटी इज डिफाइंड मतलब एक्चुअल लाइबिलिटी एज द प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट, अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट बताऊं, हाँ, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का पॉइंट नंबर बी बताऊं, राइट, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सिंपल पॉइंट है बेटा। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में पॉइंट नंबर बी क्या बोला था? कि जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है, मतलब जो आज लाइबिलिटी होती है, राइट, उसको हम नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि पैसा शायद हमको देना ही ना पड़े। और बी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? कि पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन कितना देना पड़ेगा ये नहीं पता है हमको, है ना। तो इसके लिए हम लोग इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मान रहे हैं। लेकिन अगर मैं यही एग्जाम्पल में आपको बताऊं कि मान लो बेटा, मान लो ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और पैसा देना भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, पैसा देना भी पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू, कितना देना है उसका एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, राइट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कितना देना है, देना पड़ेगा, कैश देना भी पड़ेगा, और कितना देना है उसका एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। तो बेटा वो एक्चुअल लायबिलिटी है, वो एक्चुअल लायबिलिटी है, राइट। देखो, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लायबिलिटी, राइट, एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। हाँ, एक्चुअल लायबिलिटी एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन ये है बेटा कि यहां पर भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यहां पर भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बता रहा हूं बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, राइट। ये अपना बी वाला या सेकंड वाला, सेकंड था कि बी था? सेकंड था ना बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का बी वाला पॉइंट था, सेकंड नहीं, ये बी वाला पॉइंट। हाँ, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का ये अपना बी वाला पॉइंट है, राइट। एक्चुअल लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। हाँ, अब याद रखो बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर एक ए वाला पॉइंट भी है। ए वाला पॉइंट बोलता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन, बी वाला पॉइंट बोलता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो मैं आपको बी वाले पॉइंट के हिसाब से बता रहा हूं। हाँ, तो दोनों ही प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, राइट। यहां पे कैश आउटफ्लो इज सर्टन एंड cash outflow is certain and estimate of cash outflow can be made, right। समझो बेटा, बहुत सिंपल है। आज लाइबिलिटी है, आज का ऑब्लिगेशन है, और कितना देना पड़ेगा? पहली बात तो देना ही पड़ेगा, कैश आउटफ्लो इज सर्टन, मेरे पास से पैसा जाएगा, और कितना जाएगा इसका मैं एस्टिमेट भी लगा सकता हूं। तो ये मेरा एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगा, राइट।
एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगा। अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है बेटा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन। कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन। देखो एक्चुअल लायबिलिटी में क्या था, कैश लायबिलिटी सर्टन है, यहाँ पे क्या है, कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन। पैसा देना पड़ेगा ये सर्टन ही नहीं है, हो सकता है नहीं देना पड़े। हाँ, और एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन नॉट बी मेड। एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन नॉट बी मेड। एक्चुअल लायबिलिटी में क्या था, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कितना कैश देना पड़ेगा, जबकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या है बेटा, कि एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन नॉट बी मेड है, मतलब हम एस्टिमेट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। और एक चीज आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि यहां पर और है, और है, इसका मतलब ये हुआ बेटा, और का मतलब ये हुआ, और का मतलब ये हुआ बेटा कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के साथ कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन। मान लो ये दो सेटिस्फाई हो रहा है, और ये एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन नॉट बी मेड। राइट, अब समझो मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और कैश देना नहीं पड़ेगा, कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन, कैश देना शायद नहीं पड़ेगा। हाँ, मैं एस्टिमेट लगा सकता हूं कितना देना पड़ेगा, ये मैं लगा सकता हूं, इसका एस्टिमेट मैं लगा सकता हूं, राइट, लेकिन कैश शायद नहीं देना पड़ेगा, आउटफ्लो होगा ही नहीं बेटा। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन, अगर ये दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, राइट, तब भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। या फिर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और एस्टिमेट हम नहीं लगा सक रहे हैं कि कितना पैसा देना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और साथ साथ में एस्टिमेट हम नहीं लगा पा रहे, ये दो कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो रही है तब भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है। ये और का मतलब होता है, और का मतलब इसमें ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी एक सेटिस्फाई हो रही है, साथ साथ में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, राइट, तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं बेटा। एक्चुअल लायबिलिटी है ना, तो इसको अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, एंट्री पास करेंगे, और इसको हम नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हाँ, इसके एंट्री पास नहीं करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे पर एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना आप कॉपी करो, मैं आपको डिफरेंशिएट करके दे रहा हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन वाला आता ही है। चल, तो बेटा ये हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन हुआ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी, राइट। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में लिखा कर दे दिया, आपको रीड करना है, एक बार रीड कर सकते हैं बेटा, वही रहेगा। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। हाँ, यहां पे क्या था बेटा, यहां पे क्या था, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड एक्चुअल लायबिलिटी, एक्चुअल लायबिलिटी, राइट। यहाँ पे क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, मतलब एक्चुअल लायबिलिटी के जगह पर अब हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोविजन के साथ, राइट। तो ये देखो, ये डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, 4 पॉइंट है बेटा। तो बस ये इतना ही है, फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। देखो, प्रोविजन में और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, हाँ देखना। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट लायबिलिटी मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हाँ, ऑफ अनसर्टन अमाउंट, अनसर्टन अमाउंट। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखाया था आपको, एक्चुअल लायबिलिटी में क्या लिखाया था, एक्चुअल लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बेटा। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पे प्रोविजन भी दिखाऊं, राइट, यहीं पे प्रोविजन,
तो प्रोविजन भी बेटा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब आज ये लाइबिलिटी है, आज ये लाइबिलिटी है, मुझे पैसा आज देना है। ठीक है। कैश आउटफ्लो इज नॉट, क्या दिया है देखो, प्रोविजन विच कैन बी मेजर्ड, देखो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टन अमाउंट बोला हुआ है, लाइबिलिटी है, हाँ लाइबिलिटी है, पर अमाउंट अनसर्टन है बेटा। कैश आउटफ्लो इज नॉट सर्टन, मतलब कितना कैश देना पड़ेगा ये सर्टन नहीं है। देखो देना पड़ेगा, प्रोविजन कब कब क्रिएट करते हैं बेटा, हमको पता है कि ये लाइबिलिटी होने वाली है, लेकिन कितने अमाउंट की होगी ये नहीं पता। एक्चुअल लाइबिलिटी और प्रोविजन में ये डिफरेंस है बेटा, कि एक्चुअल लाइबिलिटी में मुझे पता है कि ये पैसा मुझे देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा ये भी पता है। जैसे क्रेडिटर हो गया, इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, क्रेडिटर हो गया बेटा, तो मुझे क्रेडिटर को कितना पैसा देना है मुझे पता है आज, राइट। लोन, मुझे बैंक का लोन का पैसा कितना देना है ये मुझे पता है, पूरा अमाउंट भी पता है ना। प्रोविजन में क्या होता है बेटा, कि लाइबिलिटी तो है पर कितना पैसा देना पड़ेगा ये पता ही नहीं है। हो सकता है कम पे करना पड़े, पे करना पड़ेगा, हाँ पे करना पड़ेगा। रुको, कैश आउटफ्लो मत लिखना इसको, अमाउंट इज नॉट सर्टन, कितना अमाउंट देना है ये सर्टन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स का प्रोविजन कर रहे हैं हम लोग, है ना। टैक्स का प्रोविजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टैक्स देना पड़ेगा, राइट। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि टैक्स कितना आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, हमको नहीं पता है बेटा, राइट। टैक्स का अमाउंट तभी पता लगता है जब टैक्स का असेसमेंट होता है। सीए हमारा टैक्स कैलकुलेट करके हमको बताता है कि आपको इतना टैक्स भरना है, तब मालूम पड़ेगा बेटा, राइट। पर देना है ये श्योर है, लेकिन कितना देना है कम ज्यादा हमको पता नहीं है, इसके लिए हम प्रोविजन करके रखते हैं बेटा। ठीक है। देखो, प्रोविजन इज द प्रेजेंट लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन अमाउंट, अमाउंट पता नहीं है कितना है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। उसका मेजरमेंट रिलायबली कर सकते हैं, मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा उसका मेजरमेंट हो सकता है, राइट, रिलायबली। हाँ, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बोल सकते हो कि मैं 2 लाख का टैक्स भरूंगा, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। क्रेडिटर वाले केस में आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कि मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, पर प्रोविजन वाले केस में आप मेजर कर रहे हो, एस्टिमेट लगा रहे हो। देखो क्या बोला हुआ है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, मतलब आप अंदाजे से ये लगा रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो कि इतना देना पड़ेगा, राइट। मतलब आपको कितना देना है ये अमाउंट एग्जैक्टली पता नहीं है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, राइट। पॉसिबल आया मतलब ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आया मतलब बी वाला पार्ट। हाँ, दोनों ही कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है बेटा। क्या बोला है देखो, अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज, मतलब अराइज डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। वही डेफिनेशन लिख दिया है बेटा, हमने पढ़ा है इसको। पॉइंट नंबर 2, द प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मतलब इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। contingent liability, a contingent liability fails to meet the same, मतलब कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, सिंपल, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। आप ये पॉइंट भी लिख के आ सकते हो क्या, कि प्रोविजन कैन बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट whereas contingent liability कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है बेटा उनकी,
पर हम हमारी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। हाँ, थर्ड, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड, मतलब उसकी एंट्री कब पास करना, व्हेन एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल, प्रोबेबल। हाँ, देखो एक्चुअल लायबिलिटी में क्या था बेटा, एक्चुअल लायबिलिटी में क्या था, कैश आउटफ्लो इज सर्टन, कैश आउटफ्लो इज सर्टन, राइट। जबकि यहां पे क्या है बेटा, यहां पे क्या है, कैश आउटफ्लो इज प्रोबेबल बोला है, प्रोबेबल मतलब देना पड़ेगा, प्रोबेबल, राइट। और कैश आउटफ्लो इज सर्टन का मतलब देना ही पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है बेटा। प्रोबेबल मतलब शायद देना पड़ेगा, शायद देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोविजन में और एक्चुअल लायबिलिटी में डिफरेंस है, बाकी देखो दोनों का सेम है। हाँ, दोनों के पॉइंट सारे सिमिलर है बेटा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। जब भी आउटफ्लो ऑफ, ये सेंटेंस आया ना, ये टेक्निकल सेंटेंस है बेटा। एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट, जब भी ये लाइन आई आप समझना कैश आउटफ्लो की बात हो रही है। हाँ, कैश आउटफ्लो इज प्रोबेबल, प्रोबेबल। और क्या बोला है, एंड, हाँ, एंड मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन, और कितना देना पड़ेगा उसका एस्टिमेट हम लगा सकते हैं, उसका एस्टिमेट हम लगा सकते हैं, राइट। ये वाला पॉइंट देखो सेम है, एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन बी मेड। ये वाला पॉइंट सेम है जो हमने एक्चुअल लायबिलिटी में देखा था, एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कितना देना पड़ेगा, राइट। एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो, एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन बी मेड रिलायबली, रिलायबली, एस्टिमेट ऑफ कैश आउटफ्लो कैन बी मेड रिलायबली, राइट। तो अगर मैं आपको प्रोविजन और एक्चुअल लायबिलिटी में डिफरेंस बताऊं बेटा, तो प्रोविजन और एक्चुअल लायबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि एक्चुअल लायबिलिटी में कैश आउटफ्लो कितना देना है हमको 100% पता है, और प्रोविजन में कैश आउटफ्लो कितना देना है ये 100% एग्जैक्ट नहीं पता, राइट, एग्जैक्ट नहीं पता, प्रोबेबल। बाकी सारे पॉइंट्स दोनों में सिमिलर है, प्रोविजन में और एक्चुअल लायबिलिटी में। हाँ, चल अब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में पॉइंट वही रहेगा बेटा, देखो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब ये बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है बेटा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का बी वाला पॉइंट है, हाँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। कॉन्टिजेंट वो रिपीट कर रहा है, हाँ, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट डू नॉट मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला कंडीशन या तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो वही दिया है बेटा, because either it is not probable that settlement of those obligation will require, right, outflow of economic benefit, या तो पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो उसका अमाउंट फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, और द अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली, या तो देना ही नहीं पड़ेगा या फिर देना पड़ेगा तो पर कितना देना पड़ेगा वो अभी उसका एस्टिमेट निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर समझो बेटा, अगर समझो, अगर मैं बोलूं ना कि अमाउंट देना ही पड़ेगा और उसका एस्टिमेट भी हम निकाल सकते हैं,
तो फिर वो लाइबिलिटी बन जाती, वो एक्चुअल लाइबिलिटी बन जाती, राइट। चल लास्ट पॉइंट, if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, it recognize a provision in the balance sheet. अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि पैसा देना पड़ेगा तो प्रोविजन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या दिया है बेटा, अगर मैनेजमेंट को लग रहा है, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट दैट इट इज लेस लाइकली दैट एन इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, मतलब देना पैसा देना उसके चांसेस कम है, दैट इट इज लेस लाइकली मतलब कम चांसेस है दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो, मतलब पैसा जाएगा हमारे पास से, उसके चांसेस कम है, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको इसको सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। क्या बोला है, इट डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, राइट। Let us take an example to understand the distinction between provision and contingent liability. Example दिया है बेटा, देखो किसका, provision और contingent liability का। The Central Excise Officer imposes a penalty on Alpha Limited for violation of provisions in the Central Excise Act, right? The company goes on an appeal. अब केस समझो बेटा, केस समझो। मान लो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट मतलब गवर्नमेंट का ये टैक्स का डिपार्टमेंट है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट मतलब गवर्नमेंट का टैक्स का डिपार्टमेंट है। इसने अल्फा लिमिटेड नाम के कंपनी पे क्या किया, उसको नोटिस भेजा कि भाई आपका टैक्स देना बाकी है, आपने ये लॉ फॉलो नहीं किया है, आपको टैक्स देना बाकी है। बेटा 2 मिनट रुक जाओ, मैं डाउट्स के लिए टाइम देता हूँ। रयान, हाँ मुझे कंप्लीट कर लेने दो खाली, फिर मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ बेटा। गवर्नमेंट का टैक्स का डिपार्टमेंट है बेटा, वो अल्फा लिमिटेड को उन्होंने नोटिस भेजी। क्या नोटिस भेजी कि आपको पेनाल्टी लगा रहे हैं हम लोग। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपने लॉ को वायलेट किया है, लॉ को फॉलो नहीं किया। अब अल्फा लिमिटेड क्या कर रहा है बेटा, अपील में गया। अपील में गया मतलब वो कोर्ट में गया, कोर्ट में गया, राइट। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेट्स दैट it is probable that the company will have to pay the penalty, it recognizes the provision for the liability, right. On the other hand, if the management anticipates that the judgment of the appellate authority will be in favor and it is less likely that the company will have to pay the penalty, it will disclose the obligation as a contingent liability instead of recognizing a provision for the same, right. अब उसके लैंग्वेज पे मत जाओ बेटा, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान देना। लास्ट पार्ट है, अपना टॉपिक खत्म हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट है बेटा, एक्साइज एक्ट का एक्साइज डिपार्टमेंट, राइट। इसने अल्फा लिमिटेड नाम के कंपनी पे पेनाल्टी लगा दी। क्या बोलकर लगाई कि भाई आपने हमारा लॉ फॉलो नहीं किया है, हम आप पे पेनाल्टी लगा रहे हैं। अब वो कंपनी चली गई कोर्ट में अपील करने के लिए, अपील मतलब कोर्ट में चले गई, राइट। और उसने उसने कोर्ट में अपील कर दी कि भाई हमारे पे गलत तरीके से पेनाल्टी लगाई गई। अब अगर अल्फा लिमिटेड को लगता है कि हम केस हार जाएंगे, हमको पेनाल्टी भरनी ही पड़ेगी, पेनाल्टी भरने के चांसेस ज्यादा है, पेनाल्टी भरने के चांसेस ज्यादा है, तो वो प्रोविजन क्रिएट कर लेगा। पर मैनेजमेंट को लगता है कि हम कोर्ट केस जीतेंगे, हमको पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, पेनाल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, तो हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। ये एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है बेटा कि प्रोविजन कब क्रिएट करना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कब क्रिएट करना। आपको लगता है कि हमको पैसा देना ही पड़ेगा, फुल चांसेस है, तो प्रोविजन क्रिएट कर लो। आपको लगता है कि पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा या देने के चांसेस बहुत कम है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट करो, राइट। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है।